यह कहानी ऐसी मिल जाती है जो इमोर्टल है, जो मर नहीं सका। गांव के लोगों ने इसे मारने के लिए इसका सर काटने की कोशिश की, इस बोझ से खिंचवाया, उसे बांध कर आग लगाई, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये मरना चाहता है, पर वो अंदर से मरना नहीं चाहता है, क्योंकि ये अपनी वाइफ को भूल नहीं पाया है। और इसकी मौत की सजा को माफ करने के लिए उसे एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें उसे एक आइलैंड पर जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को लाना होता है, जिससे कोई भी इमोर्टल बन सकता है। उसके साथ और भी क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। इस आइलैंड पर मॉन्स्टर और जानलेवा क्रीचर है और अजीब लोग रहते हैं। क्या वो उस एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ पाएगा और क्या अपनी वाइफ से दोबारा भी कभी मिल पाएगा? तो चलिए देखते हैं। गाबीमारू के बचपन में वो जिस क्लैन का था, उस क्लैन के लीडर ने उसके पेरेंट को मार दिया था और यह सब उसके सामने हो रहा था, लेकिन तब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। फिर इसके बाद वो क्लैन का लीडर गाबीमारू को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाता है और इस ट्रेनिंग के बाद अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो जो लीडर था वो बस यही चाहता था गाबीमारू ऐसा निंजा बन जाए जो उसके कहने पर किसी को भी मार दे। देखते ही देखते समय बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। गाबीमारू अब ऐसा ही पावरफुल निंजा बन गया था। क्लैन का लीडर उससे बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ ही थी। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था जिससे वो गाबीमारू को कंट्रोल कर। उसकी जो बेटी थी वो बहुत ज्यादा ही सीधी थी, इस वजह से गाबीमारू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर वो बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे गाबीमारू भी उसे पसंद करने लगा है। मगर अपने निंजा वाले काम से वो थक गया था, तो इस वजह से वो ये काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन क्लैन का लीडर ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो खुद की बेटी को छोड़ चाहता है जिसे गाबीमारू उसकी बात माने, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। गाबीमारू बात मानने को तो तैयार था, लेकिन वो कहता है वो ये काम ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकता। क्लैन का लीडर कुछ सोचता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें आखिरी मिशन देता हूँ और उसके बाद हम तुम्हें आधा कर देंगे। गाबीमारू इस बात को मान जाता है, लेकिन उसके इस आखिरी मिशन में वो क्लैन का लीडर गाबीमारू को फंसा देता है। गाबीमारू को पकड़ लिया जाता है और उसे इतने सारे गुनाहों के लिए मौत की सजा मिली थी। हम देखते हैं जिस विलेज के लीडर के सामने ये हो रहा था वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जो सिपाही अपने कटाना से गाबीमारू की गर्दन पर मार रहा था वो मारते मारते थक जाता है, पर गाबीमारू की गर्दन पर एक निशान भी नहीं आ रहा था, और जब वो ज्यादा जोर से मारता है तो उसकी कटाना अचानक से टूट जाती है। यहाँ पर गाबीमारू को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो मन में सोचने लगा है काश मैं अभी मर जाता, क्योंकि मैंने सच में बहुत सारे गलत काम किए हैं। उसने अब तक जितने लोगों को मारा था उनकी कोई गिनती नहीं थी, पर ना जाने उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब यहाँ पर वो लीडर और सोच रहा था, इसलिए अभी वो गाबीमारू को जेल में चेन से बंद कर देता है। कुछ देर के बाद एक लेडी वहाँ आती है और गाबीमारू से कुछ सवाल पूछती है। गाबीमारू उससे कहता है मैं खुद यहाँ पर मरना चाहता हूँ, ना जाने मैं जिंदा क्यों हूँ। इस पर वो लेडी कहती है अब तो तुमने जो ट्रेनिंग की है इसलिए तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी स्किन किसी भी कटाना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो लड़की पूछती है तुम किस तरह के अटैक यूज करते हो, जिस पर गाबीमारू कहता है मैं नॉर्मल अटैक यूज नहीं करता जो बाकी के निंजास करते हैं। तो वो लड़की पूछने लगती है क्या उसे निंजा टेक्निक्स आती है, जिस पर गाबीमारू कहता है बिल्कुल। वो कहती है उससे वो टेक्निक्स देखनी है, पर इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं जो लीडर था वो गाबीमारू को आग में जलाकर मारना चाहता है। वो उसे बांध देता है और उसे जला देता है। गाबीमारू के बॉडी के आसपास आग लगी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। ये सब कुछ देखकर वो लीडर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता गाबीमारू को क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए वो फिर से उसे चेन से बांध देता है। कुछ दूसरा सोचने में लग जाता है। गाबीमारू जब यहाँ बंधा हुआ था तो उसके पास वो लेडी आकर बैठ जाती है और गाबीमारू उसे कहता है वो बस मरना चाहता है, लेकिन वो लेडी कहती है इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर गाबीमारू से थोड़ी जानकारी निकलवानी है, और इसी की वजह से वो उसे थोड़ी पूछताछ कर रही है। वो पूछती है उससे उसकी जिंदगी के बारे में थोड़ा जानना है, जिस पर गाबीमारू कहता है उसकी जिंदगी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रही है, इस वजह से तुम्हें इसके बारे में जानने में कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन वो लेडी कहती है वो ये काम मजे के लिए नहीं कर रही है, उससे बस इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसके लिए गाबीमारू मान जाता है। वो बताता है उसने अपने पेरेंट को नहीं देखा है। वो कहता है उसके विलेज के क्लैन लीडर ने उसके पेरेंट को मारा था और उसने उसे पाला। गाबीमारू कहता है मैंने भागने की भी कोशिश की थी, मैं भाग नहीं पाया, मेरे अपने दोस्त ने उन्होंने मुझे पकड़ लिया। यहाँ पर लेडी पूछने लगी है तुम उस विलेज से भागना क्यों चाहते थे। गाबीमारू यहाँ पर उससे कहता है लेकिन वह हमें बताया नहीं जाता। अब अगले दिन क्लैन के लीडर ने एक नया आइडिया ढूंढा था गाबीमारू को मारने के लिए। वो दो बड़े बड़े भैंसों को बुलाता है और उनसे गाबीमारू के पैर बांध
कर एक भैंस को राइट साइड और एक भैंस को लेफ्ट साइड तरफ बांधकर उनके मुख में आग लगा देता है। जैसे ही आग लग जाती है वैसे ही भैंस भागने लगती है। हम देखते हैं गागेमारू के पैरों को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसी समय वहाँ पर वो लेडी आती है और वो गागेमारू से कहती है, ये तो बहुत अजीब बात है। गागेमारू को लगता है शायद वो उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी से रिलेटेड कोई बात कर रही होगी, लेकिन वो लेडी बताती है वो ये कह रही है कि गागेमारू ने उसे खुद बताया था वो मरना चाहता है, लेकिन अब तो वो खुद को बचा रहा है। और ये कहती है अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम कभी भी अपने क्लैन से भागने की कोशिश नहीं करते। अब इस बार गागेमारू को समझ नहीं आता, उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। वो कहता है तुम सच में मेरे बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहती हो। और इसके बाद वो उसे बताता है असल में वो जिस विलेज के हेड ने उसके पेरेंट्स को मारा था उन्होंने उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दी और फिर गागेमारू उनकी बेटी से मिला जो कि बिल्कुल अलग थी। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, मगर उसके साथ रहते रहते वो इमोशनल होता जा रहा था और कमजोर होता जा रहा था। सोचा था वो उसे छोड़ देगा, लेकिन विलेज के लीडर उसे आखिरी मिशन पर भेजते हैं जहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है और वो कहता है बाकी सब तो तुम्हारे सामने ही है, मैं यहाँ पर फिलहाल बना हुआ हूँ गुनाहों के बदले। अब वो लेडी ये सब लिख लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात का समय आता है और हम देखते हैं वो लेडी किसी आदमी से बात कर रही थी। वो उसे बताती है गागेमारू पर ज्यादा लोग हमला करे तो शायद वो उसे मार सके है। और वो आदमी कहता है उन्होंने ये सब कुछ पहले ही कर रखा है। तो वो बताता है हमने बहुत ही ताकतवर 20 लोगों को जमा किया था और उन सभी को गागेमारू के कमरे में बंद कर दिया, लेकिन आखिर में गागेमारू ने उन सभी को खत्म कर दिया। यह सुन के वो लेडी भी बहुत हैरान होती है। वो कहती है ठीक है कल अब ये काम मैं करूँगी। दूसरी तरफ हम गागेमारू को देखते हैं। वो सोच रहा था आखिर में मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं भी यही चाहता हूँ। तो अब वो जो फैसला करता है उसे कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा और अपने आप को चोट पहुँचाने देगा। अगले दिन उसे गर्म तेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। यह देखो वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो अच्छी तरह का इंसान बन गया है, लेकिन फिर बाद में उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो लेडी थी और कुछ समुराई लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर हम उस लेडी के बारे में थोड़ी चीजें जानने को मिलती है। उसका नाम सागिरी यामाडा है और वो यामाडा क्लैन से बिलोंग करती है। यह क्लैन तलवारबाजी के लिए मशहूर है। यहाँ के लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी तलवार किसी भी चीज को आसानी से काट सकती है। अब यहाँ सागिरी खुद गागेमारू को खत्म करने वाली थी। वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन गागेमारू को अचानक से लगता है जैसे उसकी गर्दन कट चुकी है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। यही फीलिंग आज तक गागेमारू को कभी भी नहीं आई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बच क्यों रहा है। लेकिन फिर सागिरी कहने लगी है वो जानती है कि गागेमारू क्यों मरना नहीं चाहता। असल में वो ये बाहरी मन से चाहता है, लेकिन उसका अंतर्मन यह नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी वाइफ को पसंद करता है और भले ही वो उससे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता है वो यह सब छोड़कर उसके साथ रह सके। गागेमारू को अंदर ही अंदर पता था कि ये बात सच है। अब अचानक से सागिरी हमला करना रुककर गागेमारू को एक पेपर दिखाती है और कहती है शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, पर किसी को मदद चाहिए और मदद के तौर पर वो सभी लोगों जिन जिन लोगों को वो चुन रहा है उन्हें एक जगह पर भेज रहा है। उस जगह का नाम है पैराडाइज ऑफ। सागिरी कहती है अगर वो उसका काम कर दे तो वो उसे आजाद करवा देंगे। गागेमारू जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, साथ ही उसके ऊपर से सारे गुनाह भी हट दिए जाएंगे और वो कोई भी प्लान का क्यों ना ये काम सिर्फ ताकतवर लोगों का है। जो पैराडाइज ऑफ अर्थ है वहाँ पर जादुई पोशन मिलता है, वहाँ पर एक चीज मिलती है लोग उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं और वो कमाल की चीज है। अगर कोई उस पोशन को पी लेता है वो अमर हो जाएगा। इस चीज के लिए उस आदमी ने और भी लोगों के साथ अपने सोल्जर्स को भेजा था, लेकिन जितने भी वहाँ से लौट कर आए उनके शरीर से खून निकल रहे थे और वो मरे भी जा चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अभी भी वहाँ पर अपने लोगों को भेजते रहते हैं। इसी उम्मीद की तलाश में कि कोई तो उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लेकर आ जाएगा और इसीलिए अभी वो आदमी यहाँ पर अलग अलग जगह से ताकतवर लोगों को बुला रहा है। यहाँ पर सागिरी कहती है तुम्हारा दूसरा काम ये रहेगा, तुम वहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं उनमें से उन लोगों को ढूंढोगे तुम्हारी तरह की बहुत ताकतवर हो और उनमें भी उनको जीने की इच्छा हो, जिसके लिए वो तुरंत ही हाँ कर देता है क्योंकि उसे सबसे आजाद होना था। यहाँ पर जो लीडर था वो कहता है वो गागेमारू को यहाँ से नहीं जाने देगा, क्योंकि वो पहले ही उसे बहुत परेशान थे और उसने ठान लिया था कि उसे गागेमारू को मारना है। यहाँ पर गागेमारू सागिरी से पूछता है तुमने कहा था कि तुम मेरी टेक्निक को देखना चाहती हो, क्या तुम सच में मेरी ताकत देखना चाहती हो? इस पर सागिरी हाँ करती है, जिससे
इसके बाद गालीमारू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और इस एनर्जी की वजह से वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। अभी सिर्फ लीडर बचा हुआ था। अब वो इस हालत में नहीं था कि गालीमारू को रोक पाए। गालीमारू सागिर से कहता है उसने उसे एक मौका दिया। अब गालीमारू के पास एक आशा है कि वो इस सबसे आजाद होकर फिर अपनी लाइफ अपने वाइफ के साथ गुजार सकता है। इसके बाद हमें सागिर की लाइफ के बारे में बताया जाता है। वो यामाडा क्लैन से है। उसके जो फादर थे वो उस क्लैन के एग्जीक्यूटर है, मतलब उनका काम था जिन लोगों ने जुर्म किया है उन लोगों को खत्म करने का। उनकी तलवारबाजी इस तरह की सामने वाला आदमी ये जान भी नहीं पाता कि वो मर गया। इसी वजह से उसे डर का सामना नहीं करना पड़ता और सारे एग्जीक्यूशन उन्हें ही देने को कहा जाता है। सागिरी भी अपने फादर की तरह बनना चाहती थी। वो भी अपनी तलवारबाजी पर बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन अब तक उसने जितने भी लोगों को मारा है वो अभी दर्द के साथ चीखे थे, जिस वजह से सागिरी के मन के अंदर डर बढ़ गया था। यहाँ हमें उसके क्लाइंट का एक आदमी दिखाया जाता है जो उसे बताता है सागिरी के मन के अंदर अभी भी एक डाउट है जो उसे तलवार को सही तरीके से इस्तेमाल करने से रोक रहा है। साथ ही वो सागिरी से कहता है तुम अपनी तलवार की तरफ देखो। जब वो अपनी तलवार पर देखी है तो उसे सभी लोगों के चेहरे दिख रहे थे जिन्हें उसने अभी तक मारा था। तब उसके अंदर एक डर पैदा गया था जिस वजह से वो हर किसी को खत्म करने में थोड़ी सी हिचक रही थी। उसके मन में बस एक डाउट था, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और वो एक ही करती है। अब इसके बाद फाइनली वो समय आ गया था जब गालीमारू को वहाँ उस आदमी के सामने ले जाना था जो उन्हें काम समझाएगा। तो यहाँ पर गालीमारू अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं। यह सब काफी खतरनाक क्रिमिनल होते हैं और इन लोगों ने जितने लोगों को मारा है उन लोगों की गिनती किसी के पास नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों के सर पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है जिसकी वजह से उन्हें सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। असल में बस ऐसा उस आदमी के सुरक्षा के लिए किया जा रहा था। वो सारे क्रिमिनल्स गुस्सा थे पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे हम देखते हैं यहाँ पर सागिरी मन में सोच रही थी ये सभी क्रिमिनल थे, इन लोगों ने कितने सारे लोगों को मारा है। अगर वो इन पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करे तो शायद वो बिना किसी डाउट के सही तलवार चलाना सीख सकती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसा करने से साफ साफ मना किया गया है। हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो गालीमारू के पीछे बैठी हुई थी। उसे देखकर मन में सोच रही थी ये वही असैसिन निंजा है जो बहुत मशहूर है। वैसे उसे अभी फिर से पेपर को अपने चेहरे पर लगाना पड़ता है। यहाँ पर सामने खड़ा आदमी कहता है तुम उन लोगों को पैराडाइज ऑफ अर्थ पर भेजा जा रहा है। वो जगह इतनी खतरनाक है, हमें नहीं लगता तुम में से ज्यादा लोग वहाँ टिक पाओगे। अब यह सब सुन के भी क्रिमिनल चिल्लाने लगते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि सच में ऐसी जगह होगी। मगर जब उनके चेहरे पर से पेपर हटाया जाता है तो उनके सामने एक आदमी था जिसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहे थे। तो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सामने खड़ा आदमी बताता है उन्होंने पहले भी 60 से ज्यादा लोगों को वहाँ पर भेजा था, उनमें सिर्फ ये ही आदमी बचकर आया है। लेकिन इसका शरीर भी न जाने कैसे इस तरह से रिएक्ट किया कि उसकी बॉडी पर अपने आप ही फूल उगने लगे। यह चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है ये तो ब्लेसिंग्स है, पैराडाइज ऑफ अर्थ जैसी ही जगह है, वहाँ पर तुम्हें एक नेचुरल और बहुत सुकून भरी डेथ मिल सकती है। लोग सोच रहे थे वो मरने के लिए वहाँ पर क्यों जाए, लेकिन उनसे कहा जाता है अगर वो नहीं गए तो अभी उन्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं जिस वजह से सामने खड़ा आदमी कहता है ठीक है, तो जिन लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं। सब में से एक क्रिमिनल वहाँ खड़ा होकर आने का है, लेकिन तो भी इजन वहाँ आते हुए सीधा उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर बाकी सब शांत हो जाते हैं। सभी की गर्दन पर तलवार रख दी जाती है। उनसे कहा जाता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो दो चीजों में से एक चीज को ही चुन सकते हैं, तो यहाँ पर मारे जाए या फिर वहाँ पर। अब सब लोग तैयार थे, लेकिन कुछ देर के बाद एक आदमी वहाँ पर आकर बताता है जो जहाज उस पैराडाइज ऑफ अर्थ के लिए निकलने वाली है उस पर थोड़ी लिमिटेड जगह है, जिनसे क्रिमिनल के बीच एक आदमी एक दूसरे आदमी को मार देता है और कहता है मैं समझ गया, आप लोग यही चाहते हो। जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी। जिस आदमी ने उन सभी को इकट्ठा किया था उन लोगों को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे जो कमजोर है वो यही पर मारे जाए। वैसे हम देखते हैं जिस आदमी ने उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया था इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उसे यह सब देखकर मजा आ रहा था। इस तरफ सागिरी और इजुन आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो कह रहा था सच में एक एग्जीक्यूटर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि किसी को मारना मुश्किल नहीं है पर बाकी लोग जिस नजर से उन्हें देखते हैं वो बहुत मुश्किल से सहन होता है। जिस पर सागिरी कहती है वो सही कह रहा है, उसका
उसका बचपन भी इसी तरह से गुजरा था, क्योंकि सागिरी के पेरेंट्स एग्जीक्यूटर थे, जिस वजह से सभी बच्चे जो सागिरी के दोस्त हुआ करते थे वो उससे परेशान करते, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन को बुरी चीज मानते थे, जबकि ये लोग उन्हीं को खत्म करते थे जिन्होंने कुछ गलत किया है। वैसे सच्चाई थोड़ी अलग है, यहाँ पर बस पावर में होता है उसी की मानी जाती है, फिर गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं ये लोग लड़ते हुए आपस में प्लान बनाते हैं, क्यों ना टीम बना ली जाए और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन्हें खत्म करके यहाँ से भागा जाए। और अब क्रिमिनलों की टीम बन गई थी और वो इन लोगों पर हमला करने वाले थे। अब हमला करने के लिए सबसे पहले वो सागिरी को चुनते हैं, क्योंकि वो लड़की है तो सागिरी क्या ही कर सकती है, लेकिन सागिरी कहती है वो अकेले ही इन लोगों को हैंडल कर लेगी और सागिरी बहुत ही आसानी से जितने भी लोग थे उन्हें खत्म कर देती है। पर इसके बाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। पहले उसे लगा था कि क्रिमिनल को मारने पर उसे बुरा नहीं लगेगा, पर फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गाबीमारू कहता है नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को मारेंगे तो इस तरह की फीलिंग तो हर किसी के अंदर आती है। सभी लोग ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि गाबीमारू तो वैसे भी एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल असैसिन है, उसने ना जाने कितने लोगों को खत्म किया है और फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है। यहाँ पर गाबीमारू उस आदमी के सामने आ जाता है जिस आदमी ने इन सभी को यहाँ इकट्ठा किया था। वो उस आदमी से कहता है तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो इन सभी को लड़वा कर, क्योंकि अंत में तो सभी मारे जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे। उस आदमी को गुस्सा आता है और वह कहता है जो कोई भी गाबीमारू को खत्म कर देगा उसे पास कर दिया जाएगा और उसे यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। अब वहाँ पर एक क्रिमिनल आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और गाबीमारू पर हमला करने लगता है। गाबीमारू कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग भी यही चाहते हो तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके बाद गाबीमारू उससे लड़ना शुरू कर देता है। सभी लोग पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही तेजी से उन सभी को मारता जा रहा था। इस तरह से आधा दिन निकल जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे मारे जाते हैं। गाबीमारू की पूरी बॉडी खून से लाल थी और नीचे उन सभी लोगों की लाश पड़ी हुई थी। जो वो आदमी था और उसके जो लोग वो सब हैरान लग रहे थे। वो लोग कह रहे थे ये तो सच में एक राक्षस है। मगर यहाँ पर सागिरी समझ पा रही थी कि आखिर गाबीमारू को इन सभी को खत्म करने में कैसा लगा होगा, क्योंकि सागिरी ने ज्यादातर एग्जीक्यूशन के दिन या तो 2 या तो ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही खत्म किया होगा, जिसके बाद उसे ऐसा लगता था वो खुद को भी खत्म कर ले। लेकिन गाबीमारू इस काम में न जाने कितने लोगों को मार चुका है। वह समझ गई थी गाबीमारू का बिहेवियर इस तरह का क्यों है, लेकिन वो इस चीज से एक चीज जरूर सीख गई थी, उसे इन फीलिंग्स को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी को मारेगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन बस उसे यह चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं अब तैयारी होती है पैराडाइज ऑफ अर्थ पर जाने की। गाबीमारू को तैयार कर लिया गया था और हमें पता चलता है असल में सभी लोग नहीं मरे थे, क्योंकि जिन लोगों ने गाबीमारू पर हमला नहीं किया था उसने भी उन लोगों पर हमला नहीं किया और यह सभी वही थे जो कि समझदार क्रिमिनल थे और बहुत ज्यादा ताकतवर भी थे। हमें पता चलता है यहाँ पर कुल मिलाकर 10 लोगों को चुना गया है और 10 के साथ एक एग्जीक्यूटर जा रहा है और गाबीमारू के साथ इस समय सागिरी जा रही थी। उनकी जहाज से कुछ ही समय में उस आइलैंड के पास पहुँचते हैं। असल में कुछ दिन बीत चुके थे। इस आइलैंड को देखकर गाबीमारू को कुछ अचानक से याद आता है। असल में जिस आदमी ने उसके पेरेंट्स को मारा था, यानी कि वो क्लैन लीडर, उसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर हथियार लगे थे, यहाँ तक कि तलवारें उसके बॉडी के आर पार हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था और साथ ही साथ वो मरा नहीं था। गाबीमारू समझ गया था कि शायद उसे भी किसी चीज को ऑब्जर्व किया होगा या फिर किया होगा, क्योंकि वो खुद भी कहता था कि उसे दूर समुद्र के दूसरे कोण से उसे कुछ मिला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गाबीमारू अपनी पूरी कहानी सागिरी को बताता है, मगर सागिरी कहती है उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग उस आइलैंड के आगे बढ़ते हैं। गाबीमारू और सागिरी अभी साथ में जा रहे थे। गाबीमारू के यहाँ पर हाथ बंधे हुए थे, आसपास फूल थे, लेकिन वह जानता था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए वो ये बात सागिरी को समझाता है और कहता है उसके हाथ खोल दे। लेकिन सागिरी कहने लगी है नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे यही कहा गया है सभी लोगों को बांध कर ले जाना है और देखना है वो नियम को जरूर माने। अब गाबीमारू कहता है
इतने ज्यादा खतरे में वो हाथ बांध कर कैसे चल सकता है, आखिर वो खुद की सुरक्षा कैसे करेगा। लेकिन फिर सागिरी नहीं मानती। इस वजह से गाबीमारू चुपचाप आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो फिर से रुक गया था और कहने लगा था, नहीं, वो इस तरह से नहीं चल सकता। वो बस अपने हाथ खींचता है, जिस वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है। लेकिन सागिरी कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता और सागिरी फिर से उसे एक रस्सी देती है। गाबीमारू चिल्लाकर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है हमें से 3 दिन का खाना दिया गया है क्या? सच में लगता है कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हमें 3 दिन में मिल जाएगा? इस पर सागिरी कहने लगी है, उसे कुछ पता नहीं है, बस उसे जो कहा गया है वो करेगी और वह गाबीमारू की दोस्त या टीम मेंबर नहीं है जो गाबीमारू इस तरह से बात कर रहा है। उसे बस यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। अब यहाँ पर गाबीमारू को समझ नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं। वो कहते हैं, क्या सच में वो आदमी उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाना चाहता है? लेकिन अब वो अपनी वाह के लिए गाबीमारू इस चीज को भी सहन करता है और खुद के हाथों को बांधने देता है। लेकिन तभी कहीं से अचानक से एक बड़ी सी आयरन कैनन बॉल आकर गाबीमारू के फेस पर लगती है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जाकर गिरता है। और जब सागिरी दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उन्हें क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल मिला था जिसका की नाम कैन है। कैन के बारे में कहा जाता है उसने जाने कितने लोगों को मारा है और सिर्फ उनके हथियारों के लिए। वो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों पर हमला करता था। अब वहाँ पर उसे इस तरह से देखकर सागिरी बहुत ज्यादा हैरान थी। लेकिन फिर वो देखती है यह कैनन के साथ जिस एग्जीक्यूटर को भेजा गया था वो भी उसी के साथ यहाँ पर बिल्कुल ठीक था। उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, सागिरी से कहता है, तुमने कहा था सभी को अपने हाथों को बांध कर रखना था, पर फिर इसने अपने हाथों को क्यों खुला रखा है? सागिरी जब ये बात उस एग्जीक्यूटर से पूछती है तो वो बताता है यह सब बेवकूफी है। इस तरह की खतरनाक जगह पर हाथ बांधकर कौन घूर सकता है? यहाँ पर गाबीमारू भी उसकी बात से एग्री कर रहा था। अब वो एग्जीक्यूटर कहता है, तुम हर किसी की बात मान जाती हो, तुम्हें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा तो तुम्ही को है। वैसे सागिरी पूछती है, वो दोनों उस एलेक्सर को ढूंढने की वजह यहाँ पर आकर उन पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो इस पर वो एग्जीक्यूटर बताता है, उसने सोचा कि क्यों ना उस एलेक्सर के पीछे जाने से पहले वो बाकी क्रिमिनल को खत्म कर दे। और कैन इसलिए ये करना चाहता था क्योंकि उसे तो सके हथियार चाहिए, उसे हथियार इकट्ठा करने का शौक है। अब हम देखते हैं वो गाबीमारू पर हमला करना शुरू करता है कि जो हथियार थे उनमें से उसने एक हथियार को चुन लिया था। लेकिन जैसे ही वो हथियार गाबीमारू से लगता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तुरंत ही कैन अपना दूसरा हथियार निकालता है, मगर उनका भी वही हाल होता है। यहाँ पर सागिरी गाबीमारू से कहती है, भले ही वो अपने नियम को निभाना रहा हो, लेकिन तुम्हें अपने नियम को निभाना होगा। और फिर वो गाबीमारू से हाथ बांधने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर वो अपने हाथ बांध लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कैन अपने और भी बहुत सारे टेक्निक गाबीमारू पर करता है, लेकिन उसका कोई भी हमला गाबीमारू को जख्मी नहीं कर पा रहा था। और अब गाबीमारू की बारी आती है। अब कैन उस पर अपने भाले से हमला कर रहा था तो गाबीमारू उसके हमले को रोकता है और इस वजह से कैन के सभी हथियार थे वो हवा में गिर चुके थे। यहाँ पर गाबीमारू ने बस उसे थोड़ा सा झटका ही दिया था, लेकिन सागिरी इस चीज से हैरान थी। गाबीमारू ने एक ही हमले में कैन को हरा दिया, क्योंकि इस पहले अभी तक कोई कैन को हरा नहीं पाया था। लेकिन हम देखते हैं कैन अभी तक मरा नहीं था। वो खड़ा होता है और फिर से गाबीमारू पर हमला करने लगता है, पर यहाँ पर गाबीमारू भी आगे बढ़ता है और उसी के हथियारों से हमला करके उसे मार देता है। और यहाँ पर कैन के साथ आया हुआ जो एग्जीक्यूटर था वो कैन की गर्दन निकाल लेता है, क्योंकि असल में उसे वापस लौटकर उन लोगों को वो दिखानी थी और बताना था कि हाँ, सच में वो उसके साथ गया था। वो जिसके साथ गया था वो मारा जा चुका है। यहाँ पर वो थोड़ा खुश भी लग रहा था। वो कहता है, चलो अच्छा हुआ, मैं यहाँ से जल्दी वापस चला जाऊंगा। ये चीज सागिर को कुछ समझ नहीं आती, तो वो बताता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और असली खतरा तो उन्हें इस क्रिमिनल से भी है, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल्स अपने एग्जीक्यूटर को मार चुके हैं। भले ही एग्जीक्यूटर कितने भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उन्होंने इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया कि एग्जीक्यूटर भी कुछ कर नहीं पाए। और कईयों ने तो सिर्फ ताकत के दम पर भी उन्हें मार दिया और कईयों ने कुछ गलत तरीके भी इस्तेमाल किए। और यहाँ पर वो कह रहा था कि अब तो फिर भी सिचुएशन ठीक है, कुछ समय के बाद सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब क्रिमिनल इस आइलैंड पर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो सभी मिलेंगे तो न जाने क्या होगा। वैसे इसके बाद अब वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सागिरी सोच रही थी उसे गाबीमारू से न जाने खतरा है या नहीं, क्योंकि अभी तक वो समझ नहीं पाई थी कि गाबीमारू के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन इतने में ही गाबीमारू उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सागिरी हैरान होती है और वो समझ
समझ गई थी कि यह गावीमारू का असली नेचर है। हम देखते हैं यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच यहाँ पर अभी भी गावीमारू पर हमला करने को घबरा रही थी। वैसे ऐसा उसके साथ हर किसी से लड़ते समय होता था, लेकिन हम देखते हैं ये सेम चीज गावीमारू भी महसूस कर रहा था। उसे मौका मिल रहा था, फिर भी वो न जाने अपने हमले को रोके जा रहा था, जबकि सागिरी को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर गावीमारू को वही अजीब महसूस हो रहा था जो उसे अपने वाइफ के साथ महसूस होता था, और इसी वजह से वो उसे छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो कमजोर नहीं बनना चाहता था। वो यहाँ पर अपना हमला करना शुरू होता है। उसे अपने लीडर की बात याद आती है जिसने उसे ट्रेन किया था। वो किसी को भी खत्म कर सकता है। वो सोचता है मुझे फिर से ताकतवर बनना होगा। अब वो बिना कुछ देखे ही हमला करते जा रहा था, और इसी दौरान सामने सागिरी की तलवार टूट जाती है। गावीमारू के पास अच्छा मौका था उसे खत्म करने का। उसने उसकी तलवार उसके गर्दन पर रखी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों गावीमारू उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे। उसे अपनी वाइफ की शैडो दिखाई देती है जो कि उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो यहाँ पर रोने लगता है और कहता है मैं सच में कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। लेकिन तभी सागिरी उससे बताती है ऐसा नहीं है, इमोशन तुम्हें कमजोर नहीं बनाते हैं, सिर्फ हमारी सोच है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जबकि इमोशन ही तो पावर होते हैं। यहाँ पर सागिरी जो कुछ भी कर रही थी ये सब गावीमारू की वाइफ पहले ही उससे कह चुकी थी, इस वजह से वो सिर्फ सुनता रहता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अभी दूसरा क्रिमिनल भी वहाँ उस जंगल के अंदर आते जा रहे थे। यहाँ पर अभी हम टामिया को देखते हैं जो एक तलवारबाज है। वो और फूटी वो दोनों जंगल में अंदर बढ़ते हैं तो सामने उन्हें बहुत सारे फूल दिखते हैं। हर तरफ सिर्फ फूल ही फूल थे और चारों तरफ तितलियां उड़ रही थी। कुछ देर इसी तरह से देखकर जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक से एक तितली टामिया की हाथ पर काट लेती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन फिर उसे तुरंत ही याद आता है जिस आदमी को उसने वहाँ यामाडा क्लैन के बीच में देखा था उसकी पूरी बॉडी पर फूल उग रहे थे। वो समझ गया था कि असल में ये उसी तितली का काम है। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और अपना हाथ काट लेता है। यह चीज देखकर फुची बहुत ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ हम गावीमारू को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर एक मॉन्स्टर के सामने होते हैं। गावीमारू अपना मास्क लगाता है और उनसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो सागिरी से कहता है तुम बस थोड़ी पीछे रहकर खड़ी रहो, ध्यान रखना कि तुम पर कोई हमला न करे। पर सागिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गावीमारू अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया था और सागिरी ध्यान नहीं देती। इस वजह से एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन गावीमारू वहाँ अपनी लड़ाई पूरी करते हुए यहाँ पर आकर सागिरी को भी बचा लेता है। लेकिन अब बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगे थे, पर तभी वहाँ पर खुद एक क्रिमिनल और उनके एग्जीक्यूटर वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने भी यहाँ पर लड़ाई करके गावीमारू और सागिरी को बचा लिया था। बाद में वो दोनों उसके साथ ही टीम कर लेते हैं, जहाँ पर उन सभी क्रिमिनल और एग्जीक्यूटर में से एक लड़की जिसका नाम युजारिया है वो गावीमारू को यहाँ के सभी मॉन्स्टर के बारे में बताती है। मतलब जब वो लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उन्हें भी इस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर मिले थे। वैसे वो लोग इम्प्रेस थे कि गावीमारू ने ही अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक इंसेक्ट सागिरी को काट लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और अभी उसे पास की गुफा में आराम करने के लिए सुला दिया जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ क्रिमिनल और उनके एग्जीक्यूटर साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद हम वापस से सागिरी को देते हैं जिसे अब होश आ गया था। जब वो उस गुफा से बाहर निकल कर आती है तो वो वहाँ पर गावीमारू सभी के लिए खाना बना रहा था, मगर यहाँ पर उन्हें इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उनके पास इतना खाना ही नहीं है। वो उस खाने के दम पर यहाँ जितने भी दिन रुकने वाले थे उतने दिन गुजर सके। उन्हें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया गया था, जबकि एलेक्सा को ढूंढने में बहुत समय लगेगा। तो अब यहाँ पर गावीमारू को पता चलता है जो लोग की बॉडी पर चीजें उग रही है उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, मगर अब वो लोग उन्हें तो खा नहीं सकते थे। ये लोग कहते हैं हम जिन मॉन्स्टर को मारा था उनकी आधी बॉडी एनिमल की थी, तो वो भी हमारे काम आ सकते हैं। आधी रात का समय था और यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जीक्यूटर यहाँ पर सागिरी से बात करने के लिए आया था। वो उसे कहता है उसे इस आइलैंड से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और एक लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सागिरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि सागिरी तो ताकतवर है, मगर उसका सिर्फ यही मतलब था कि सागिरी कुछ नहीं कर सकी। उसे यहाँ से जाकर क्लैन को संभालना चाहिए और घर का काम करना चाहिए। अब तभी वहाँ पर एक और एग्जीक्यूटर आता है और ये पहले वाला एग्जीक्यूटर वहाँ से चला गया था और वो दूसरा एग्जीक्यूटर वहाँ पर आकर सागिरी को समझाता है गावीमारू के लिए तुम्हारे मन में एक कॉर्नर है और सेम गावीमारू भी वैसा ही है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने कि वो अपने आप को खो दे तो तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं समुद्र में एक नाव अभी उस आइलैंड से होते हुए जा रही थी। असल में यह भी एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूटर था। इनका नाम जो एग्जीक्यूटर था उसका नाम टेंजा और क्रिमिनल का नाम नूरगाई है। नाव में एग्जीक्यूटर और क्रिमिनल बैठे हुए थे। हम देखते हैं ये लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि इनको अपनी जिंदगी बचानी थी। उनके ऊपर किसी तरह का एक बहुत खतरनाक
मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर टेंजा खुद यहाँ लड़ाई करता है ताकि वो खुद को और नूर गाय को बचाए और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उन्हें ना चाहते हुए भी उस आइलैंड पर उन्हें आना पड़ता है और तब वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे, इसीलिए उनकी लास्ट होप वो एलेक्सर ऑफ लाइफ है। वैसे यहाँ पर टेंजा को पता चलता है जो नूर गाय है वो असल में लड़की है। उसके बाद हम गाबीमारू और सागिरी को देखते हैं। गाबीमारू और सागिरी बैठकर बात कर रहे थे। बाद में हम देखते हैं वो जो एग्जीक्यूटर था जिसने कहा था कि सागिरी को वापस लौट जाना चाहिए, वो यहाँ पर अभी सागिरी से बात कर रहे थे। इस दौरान उन पर कोई हमला कर देता है, उन्हें बहुत खतरनाक चोट लगती है। यह हमला जिसने किया था वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल था और लोग उसे जायंट बुलाते थे। इसने पहले ही अपने एग्जीक्यूटर को मार दिया था। इसके बारे में कहा जाता है यह बचपन से ही इतना ताकतवर था कि उसकी बॉडी बचपन में ही जायंट की तरह बड़ी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन गई थी। हाँ, वो जायंट सागिरी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन इस दौरान गाबीमारू वहाँ आता है और उसे लात मारते हुए बहुत दूर फेंक देता है। हम देखते हैं सागिरी यहाँ पर उस सीनियर एग्जीक्यूटर की चोट पर कपड़ा बांध रखी थी, लेकिन उसे इतनी चोट लगी थी कि उसका खून रुक ही नहीं रहा था और वह जानता था वह बच नहीं पाएगा, तो इसलिए वो अपनी तलवार सागिरी को देते हुए कहता है तुम इसे रखो और तुम्हें बहुत कठिन ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसा कहा था वापस लौट जाओ, लेकिन मैंने बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए कहा था। इस तरफ हम देखते हैं गाबीमारू उस जायंट पर फिर से हमला कर रहा था, तो वो देखता है उसके हमले काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जायंट दूर भी जा रहा था, लेकिन जायंट की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी भी बिल्कुल गाबीमारू की बॉडी की तरह ताकतवर हो गई थी। अब वो जायंट हमला करता है तो गाबीमारू बहुत ज्यादा घायल हो गया था, उसके पूरे से चेहरे से खून निकल रहा था, जिसे देखकर सागिरी बहुत ज्यादा हैरान थी। मगर गाबीमारू कहता है अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई और वो एक बार फिर से खड़ा होता है और सागिरी भी उसकी मदद करने लगती है। सागिरी के पास वो तलवार थी जो उसे वो सीनियर ने दी थी, वो यहाँ पर तलवार चलाती है, उस जायंट की एक उंगली कट जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर अभी उस तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर जब वो फिर से हमला करने को आगे बढ़ रहा था तो सागिरी गाबीमारू के सामने आ जाती है और अपनी तलवार को पूरी पावर के साथ घुमाती है। इस समय उसके जो भी इमोशन थे और डाउट थे वो उसके सामने नहीं आ रहे थे, इस वजह से उसकी तलवार फाइनली उस तरह से स्ट्राइक करती है जिस तरह से वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन उसके इतनी ज्यादा पावरफुल हमले के बाद भी उस जायंट को कुछ नहीं हो रहा था। मगर अब गाबीमारू खड़ा होता है और कहता है अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद वो अपनी निंजा पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी निंजा एनर्जी को रिलीज करता है। वैसे भी ये एनर्जी अभी भी उस जायंट को कोई फर्क नहीं पहुंचा पा रही थी, उसे बिल्कुल चोट नहीं लग रही थी, लेकिन इस एनर्जी की वजह से आसपास के पेड़ों में आग लगना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा था। और जब जायंट को आसपास दिखाई नहीं दे रहा था और वह गलती से वह नीचे गिर गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए गाबीमारू तुरंत उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। साथ ही सागिरी भी तुरंत आगे बढ़कर जायंट पर हमला कर देती है, जिस वजह से जायंट यहाँ पर मारा जाता है और उन्होंने उसे हरा दिया था। अब उस जंगल में आग बढ़ रही थी, इस वजह से वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सागिरी अपने सीनियर को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो जिंदा नहीं था। अब वहाँ जंगल से बाहर निकलते हुए वहाँ बाहर की साइड उन्हें यूजारिया और उसका एग्जीक्यूटर मिलते हैं। यहाँ पर यूजारिया कह रही थी कि हमें यह आइलैंड जितना ज्यादा सिंपल लगता है यह इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। यह दूसरी तरफ एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूटर उस आइलैंड की दूसरी तरफ से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे और इन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार भी दिया था, जिस वजह से ये लोग आइलैंड के बहुत अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद इन्हें यहाँ पर दो लड़कियां मिलती है और वो दोनों ह्यूमन जैसी नहीं लग रही थी। वो कहती है सच में कमाल है, अब तक यहाँ आइलैंड पर कोई नहीं आया है। तुम पहले वो दो आदमी को जो यहाँ तक जिंदा आ गए, इसके बाद वो इन दोनों को ऑफर देते हैं वो उनकी टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो दोनों में से एक कहने लगी है नहीं ये लोग इंसान ही, हम इन्हें हमारी टीम में नहीं रख सके। और अचानक से फिर उनमें से एक अपना रूप बदल लेती है और एक लड़का बन जाता है और अचानक से इन पर हमला करने लगा था। लेकिन अब हम गाबीमारू को देते हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी गाबीमारू एक अजीब सी लड़की को देखा है। वो छोटी बच्ची थी और उसने एक हुड पहन रखी थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और अचानक में वो वहाँ से भागने लगी है। गाबीमारू को लगता है इसे कुछ न कुछ इस आइलैंड के बारे में पता चल सकता है, इस वजह से वो उसके पीछे भागता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस छोटी बच्ची की सुरक्षा कर रहा था। मगर गाबीमारू यहाँ पर रोजारिया और उसके एग्जीक्यूटर को आगे करते हुए उस मॉन्स्टर को उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद सागिरी के साथ उस छोटी
छोटी बच्ची की तरफ भागा है। कुछ देर के बाद वो छोटी बच्ची को पकड़ने वाला था, तब वो देखता है वो छोटी बच्ची के पास बहुत ज्यादा ताकत है और साथ ही में जब वो रोने लगी है तो अचानक से वहाँ आसपास के सभी ट्री की वाइन्स आकर गाबीमारू पर हमला करने लगी है। वैसे गाबीमारू उससे पकड़े हुआ था, लेकिन ये देखे हुए वो उसे मना करती है और कहती है उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर सागिरी आगे आते हुए उस छोटी बच्ची को गले लगाती है और ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती है, बिल्कुल एक मदर की तरह। जिसके बाद वो छोटी बच्ची चुप हो जाती है। जिस वजह से वो यहाँ पर गई थी। हम देखते हैं अब युजारिया और उसका एग्जीक्यूटर वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं वो ऑलरेडी उस ट्री मॉन्स्टर को हरा चुके हैं, मगर अचानक से वो ट्री मॉन्स्टर बात करने लगा है। वो कहता है बस वो लोग छोटी सी बच्ची छोड़ दे, इसके बदले में वो उन्हें खाने के लिए जितना मर्जी उतना सामान दे सका है और साथ ही साथ उन्हें उस एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में भी बताएगा। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, मगर यहाँ पर युजारिया को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो थोड़ा सोचकर कहती है हमारे पास खाने के लिए पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं और हम तुम पर यकीन कैसे करें। लेकिन अब ये मॉन्स्टर कहने लगा है यहाँ पास में ही एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जाकर आराम कर सके हो। अब ना जाने क्यों, लेकिन युजारिया तुरंत इस बात पर एग्री हो जाती है और आगे भागकर उस जगह पर जाने लगती है। उस जगह पर पहुँचने के बाद हम एक विलेज देखते हैं। ये विलेज बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय लग रहा था। वो ट्री मॉन्स्टर बताता है इस विलेज को हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं वो उनके लिए खाना लाता है। युजारिया और सागिरी इस समय पर हॉस्पिटल में बात ले रहे थे। यहाँ वो ट्री मॉन्स्टर उन्हें बताता है एलेक्सर ऑफ लाइफ असलियत में होता है और वो बिल्कुल सही आइलैंड पर आए हैं और लेकिन वो उन्हें यहाँ पर मिलेगा नहीं। वो उन्हें इससे सारी चीजें बताता है। यह आइलैंड पूरी 3 रीजन में बटा हुआ है और वो उन्हें बताता है कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ किस रीजन में उन्हें मिल सका है और वो किस आइलैंड पर है, क्योंकि आइलैंड अलग अलग हिस्सों में बटा था। इसके बाद हम फिर से उन दोनों के पास आ जाते हैं जिन्हें वो अजीब से 2 लड़कियां लोग मिले थे, जो लड़के में बदल कर उस पर हमला कर रहे थे। यहाँ पर लड़ाई चल रही थी और जो वो लड़की जो लड़के में बदल गई थी वो बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो जा रही थी, जिस वजह से ये लोग उसे हरा नहीं पा रहे थे। आखिर में वो जीत जाते हैं और वो उन दोनों को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बॉडी से खून निकलने वाले थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। दूसरी तरफ यहाँ अभी मॉन्स्टर गाबीमारू और बाकी सभी को उस एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बाकी जानकारी दे रहा था और वो ये भी बताता है उसका नाम हाउका है और उस छोटी बच्ची का नाम मे है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर टेंजा नूरकाई जो असल में एक लड़की है, लेकिन वो लड़की जैसा लगती है। वो दोनों इस समय आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने वाली थी। असल में वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। वो बस ये डिस्कस कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से पीछे की तरफ कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देते हैं वहाँ पर लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन ना जाने वो कहाँ से आ गया था, क्योंकि आइलैंड की तरफ तो अभी वो देख ही रहे थे और वहाँ से ही आ नहीं रहा था और पीछे तो समुद्र था और इसीलिए उन्हें ये चीज समझ नहीं आई कि वो लड़का कहाँ से आया है। वैसे अभी हमें टेंजो पास दिखाया जाता है। जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पेरेंट्स उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि उसे पालना भी नहीं चाहते थे। वो बस चाहते थे टेंजा या तो मर जाए या फिर उसे कोई ले जाए। उसका बचपन इसी तरह से गुजर रहा था। उसे खाने के लिए कभी खाना नहीं मिलता था और इसी वजह से जब भी उसे भूख लगी वो चोरी करता था। हालांकि एक बात ही, वो हमेशा चोरी नहीं करता था। जब उसे भूख लगती और उससे भूख सहन नहीं होती तो तभी टेंजा चोरी करने जाता था। लेकिन एक दिन कुछ मुलाकात कुछ बुरे लोगों से होती है। टेंजा को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आते। वो उन्हें सबक सिखाता है और उन्हें पीटने लगता है। वो तीनों को देखकर लग रहा था वो तीनों बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन टेंजा ने उन तीनों को हरा दिया था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और टेंजा के सामने तलवार कर देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ वो लड़का इस समय इन्हीं की तरफ देख रहा था। इस लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। ये पूछते हैं कि तुम कौन हो। लड़का को सही से जवाब नहीं दे रहा था। अब हम देखते हैं उसका चेहरा बदल रहा था। ये भी उन्हीं में से एक था जो कि वहाँ वो दोनों क्रिमिनल और एग्जीक्यूटर को मिले थे। यहाँ भी अपना रूप बदल सका था और उसकी भी बॉडी उन्हीं की तरह थी। यह कहता है हम तुम लोगों को हमारे आइलैंड पर आने नहीं देंगे क्योंकि हमको समस्या खड़ी नहीं करना चाहते। इसके बाद ये सीधा ही हमला करने को आगे बढ़ता है। टेंजा इसके हमले के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से दूर जाकर सीधा एक पेड़ से टकराता है। टेंजा और नूरगाय दोनों ही समझ गए थे ये जो भी है इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, इस वजह से इन्हें उसके हमले से बचकर रहना होगा। तभी वो लड़का नूरगाय पर हमला कर रहा था, लेकिन नूरगाय बहुत ही तेजी के साथ उसके हमले को बच लेती है और वो लड़का फिर से आगे बढ़ता है। मगर तभी अचानक टेंजा आगे आते हुए उस लड़के के दोनों आंख पर तलवार चला देता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें फिर से रिजनरेट होने लगी है और यही सेम चीज वहाँ
उन दोनों लड़कों के साथ भी हो रही थी। टेंजा और नूरगाई सतर्क हो गए थे पर उन्हें पता नहीं था उससे लड़ना कैसे। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं बस उन्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर टेंजा नूरगाई से कहता है तुम कुछ मत करना, बस सीधा आइलैंड की तरफ भागना। और टेंजा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़के पर हमला करके उसकी बॉडी पार्ट्स को काट देता है और इसके बाद वो दोनों यहाँ से भागते हैं। लड़के की बॉडी के पास से जनरेट हो रहे थे, वो लड़का भी इनके पीछे आने लगा था। टेंजा बार बार यही चीज कर रहा था लेकिन उस लड़के की स्पीड भी इतनी थी कि वो इनकी बराबरी से भाग आ रहा था। तभी अचानक से एक कटाना वहाँ पर आती है जो उस लड़के की गर्दन को काट देती है। वो फिर से अटैच हो जाती है लेकिन हम देते हैं यह हमला असल में टेंजा के मास्टर शिवन ने किया था। वैसे वो ब्लाइंड है लेकिन फिर भी उनका निशाना कभी नहीं छूटा। अब हम देते हैं वो वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ भाग रहे थे। यहाँ तक कि हम देते हैं मास्टर शिवन भी इस समय बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। नूरगाई ये देखकर हैरान होती है और वो इस बारे में टेंजा से पूछती है तो टेंजा बताता है उसके जो मास्टर है वो देख नहीं सकते लेकिन चीजों को महसूस कर सकते हैं और साथ ही वह स्मेल के थ्रू चीजों का पता लगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें बिना कुछ दिखाई दिए भी सब कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ से वो तीनों ही कुछ दूर पहुँचने के बाद टेंजा नूरगाई को अपने मास्टर से अच्छी तरह से मिलवाता है। जहाँ पर उसके मास्टर कहने लगते हैं तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तुम उस लड़के से लड़ाई कर रहे थे लेकिन मुझे तुम्हारी लड़ाई की तकनीक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इस वजह से मैं बीच में आया। अगली बार तुम्हारी जब लड़ाई होगी तो तुम्हें थोड़ा देकर लड़ना चाहिए। यहाँ पर नूरगाई ये देखकर हैरान थी। वो मन में सोच रही थी इस तरह के खतरनाक आइलैंड पर जहाँ उन्हें यह भी नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर जिंदा पाएंगे या फिर नहीं, वहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मास्टर यहाँ पर टेंजा को सिखा रहे थे। अब यहाँ टेंजा उनसे पूछा है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपके साथ जो क्रिमिनल था वो कहाँ पर है। इस पर मास्टर बताते हैं उनके साथ जो लड़की थी उसने उन्हें धोखा दिया जिस वजह से उन्होंने उसे खत्म कर दिया और वो अभी आइलैंड से वापस जा रहे थे लेकिन वहाँ उन्हें इस आइलैंड पर कई सारे अजीब मॉन्स्टर के होने का पता चला जिस वजह से वो अपने साथियों को लेने के लिए यहाँ पर वापस लौटकर आए हैं। अब जब तक वो ये सब बता रहे थे उसी समय वो लड़का आ जाता है। मास्टर यहाँ पर नूरगाई और टेंजा को बचा लेते हैं लेकिन अब उस लड़की ने यहाँ पर मास्टर की गर्दन पर हमला कर दिया था जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आई थी। टेंजा इस समय उस लड़के से लड़ाई कर रहा था लेकिन वो लड़का इस समय इतना ज्यादा तेज हो गया था कि वो टेंजा के हर हमले को डॉज कर पा रहा था। वो बताता है उसने टेंजा की तेजी को कैलकुलेट कर लिया है और अब वो उसे मार नहीं सका और अब वो लड़का टेंजा पर हमला करता है जिसकी वजह से टेंजा की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आ गई थी। अब अचानक से यहाँ से हमें टेंजा का पास दिखाया जाता है। तब हम देखते हैं असल में जिस आदमी ने टेंजा को वहाँ तलवार दिखाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर थे। उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था और उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो और भी कई सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते थे। यहाँ पर टेंजा पूछता है आखिर उन्होंने उसे क्यों चुना। इस पर वो बताते हैं उन्हें उनके अंदर पोटेंशियल दिखा था और कुछ करने की चाह दिखी थी और वह कहते हैं तुम ज्यादा मत सोचो, आगे जाकर ये बात तुम खुद समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पर टेंजा की स्किल बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ना ही तलवारबाजी में अच्छा था ना ही उसे और किसी तरह के हमले आते थे। यहाँ पर टेंजा कहता है वो ये चीज नहीं कर सकता। मास्टर उसे समझाते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम रोज ट्रेनिंग करोगे तो तुम ताकतवर बन सकते हो। लेकिन ये चीज पर टेंजा कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल ही गुजारना चाहता हूँ। तब मास्टर कहते हैं अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो ठीक है लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। यह बात टेंजा को समझ नहीं आती। अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मास्टर क्या कह रहे हैं। बाहर आकर वो एजन से मिलते हैं जहाँ पर वो उन्हें बताता है मास्टर ने उन्हें ऐसा सब कुछ कहा। अब यहाँ पर वो एजन कहने लगा है अच्छा तो उसे भी ऐसा ही कहा गया है। इसके बाद वो टेंजा को एक ग्रेवयार्ड के पास लेकर आते हैं जहाँ पर वो उसे एक लड़के की ग्रेव दिखाते हैं। वो कहते हैं यह ग्रेव मास्टर शिवन के एक स्टूडेंट की है और उसे खुद मास्टर शिवन ने खत्म किया था। असल में इस स्टूडेंट ने कहा था इसे मास्टर शिवन से नहीं सीखना। इसके बाद मास्टर शिवन मान गए और उन्होंने इसे जाने दिया लेकिन फिर ये लड़का गुनाह करते पकड़ा गया। मास्टर शिवन को ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें इस लड़के को खत्म करना है लेकिन मास्टर शिवन कभी ऐसा करना नहीं चाहते थे पर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा जिससे उनके सामने सेम कंडीशन दूसरी बार ना खड़ी हो जाए क्योंकि अगर तुम उन्हें ज्वाइन करके रखोगे तो एक दिन तुम खुद उनसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और
ज्वाइन करके रखोगे तो एक दिन तुम खुद उनसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, और अगर तुम यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले उन्हें खत्म करना होगा। इसके बाद टेंजा समझ गया था कि मास्टर सिर्फ उसकी भलाई के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे थे और वो उसे इसलिए ट्रेनिंग करवाना चाहते थे। फिर वो रोज ट्रेनिंग करता है और हार नहीं मानता। उसने पहले से बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर टेंजा को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो देखता है उसके मास्टर और साथी नोरगाई दोनों ही खतरे में है, और वो खड़ा होता है और उस लड़के को मारने लगता है। उसे कुछ और भी नहीं सोच रहा था, उसे बस यही सोच रहा था उसे किसी भी तरह मास्टर और नोरगाई को बचाना था। यहाँ पर मास्टर उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और नोरगाई को अपने साथ ले जाना चाहिए। मास्टर ऐसा नहीं चाह रहे थे, पर टेंजा के 2-3 बार कहने पर वो बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ ही देर में उस लड़के ने टेंजा को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर वो भी टेंजा की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। अब हम देखते हैं मास्टर और नूरगाई इस समय कुछ दूर आ गए थे। यहाँ पर नूरगाई मास्टर पर गुस्सा हुए कहती है आपने ये गलत किया, आपको उसे बचाना चाहिए था। लेकिन मास्टर कहते हैं नहीं, उसने अपनी लाइफ दी थी जिसे हम बच सके, और अगर हम वहाँ पर रुक जाते तो हम दोनों भी मारे जाते। मैं भी ये नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ दिनों के बाद मैं उसे इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद यहाँ पर हमें गाबीमारू और बाकी सभी के पास आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग उस ट्री मॉन्स्टर से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। जानकारी इतनी ज्यादा हो गई थी, उन लोगों के सर दुख रहे थे, इसीलिए वो फैसला करते हुए बाकी की जानकारी वो कर लेंगे। यहाँ पर सब लोग सो रहे थे और यहाँ गाबीमारू की ड्यूटी थी बाहर खड़े होकर रखवाली करने की, जिससे कोई मॉन्स्टर वहाँ पर हमला न कर दे। तभी हम दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ पर ट्री मॉन्स्टर ने इन्हें चीजें बताई थी। उसने एक जगह का नाम भी बताया था, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी नहीं बताई थी। तो गाबीमारू डिसाइड करता है वो उस जगह पर जाएगा। अब वो वहाँ के लिए निकल गया था। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी लड़ाई अभी अभी टेंजा से हुई थी। यहाँ पर वो लड़का गाबीमारू को देखकर बहुत ज्यादा आलस के साथ कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं एक और इंसान से लड़ाई नहीं करना चाहता। गाबीमारू उससे कहता है क्या तुम भी यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए आए हो? ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही खड़ा होकर उसे लड़ाई करने लगा था। गाबीमारू उस पर हमला करता है, जिस वजह से उस लड़के का हाथ उठ जाता है और साथ ही गाबीमारू उसके चेहरे पर भी मारता है। उस लड़के को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, लेकिन उसकी बॉडी बार बार रीजनरेट हो रही थी। गाबीमारू ये देखकर हैरान था। वो कहता है क्या तुम भी टेंशन में से एक हो? असमेट्री मास्टर ने उसे बताया था यहाँ पर टेंशन नाम के कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले लोग हैं। ये पूरे 10 लोग हैं। वैसे वो लड़का भी उस पर हमला करके हैरान था, क्योंकि गाबीमारू की बॉडी भी रीजनरेट कर रही थी। असल में गाबीमारू को ज्यादा चोट नहीं लग रही थी, लेकिन उस लड़के के भी हमले बहुत ज्यादा ही ताकतवर थे। अब गाबीमारू यहाँ पर अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल करता है। उस फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जलाने की कोशिश करता है। वैसे इस चीज से उस लड़के को चोट आई थी, मगर फिर तुरंत उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया था। अब उन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पर वो लड़का बार बार हील होता जा रहा था। लड़ाई के दौरान गाबीमारू उसे पूछता है क्या तुम सच में टेंशन हो? लेकिन वो लड़का इस चीज पर कुछ भी नहीं कहता। वो उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़का इस चीज पर कुछ नहीं कहता। गाबीमारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वजह से वो अपने हमले को और भी ज्यादा स्पीड के साथ करना शुरू कर देता है। अब वो लड़का पीछे की तरफ आता है और एक बार फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी वो लड़की में बदल कर अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करता है और वो बहुत ज्यादा ही फास्ट हमले करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर गाबीमारू ने भी अपने हमले को पूरी स्पीड में कर दिया था। गाबीमारू जानता था कि वो उसे कोई भी जवाब नहीं देगा, इस वजह से अब वो उसे मारने वाला था। यहाँ पर वो लड़का बुरी तरह से चोट खाकर नीचे गिरा था, पर गाबीमारू उससे पूछता है क्या तुम एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ जानते हो? लेकिन कहता है बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी। इसके बाद वैसे तो वो लड़का मर गया था, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत खून निकलते हैं और वो एक फ्लावर मॉन्स्टर में बदल गया था। अब वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और उसके हमले अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। गाबीमारू यहाँ पर लाइटनिंग पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था और गाबीमारू के पास जो फायर पावर है वो उस फ्लावर मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। गाबीमारू के ऊपर कई सारे ताकतवर हमले होते हैं, जिसकी वजह से अब वो अपना कॉन्शियसनेस खोने लगा था और वो सोच रहा था सच में इस आइलैंड पर बहुत से ताकतवर मॉन्स्टर है और टेंशन बस उसमें से एक था, तो बाकी कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। यहाँ पर इसके बाद अब गाबीमारू बेहोश हो जाता है और वो एक ड्रीम में फंस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ था। वो ड्रीम बहुत अच्छा
रहा था, लेकिन वो जानता था वो यहाँ इस ड्रीम में नहीं रुका था, वो रियल जिंदगी में मारा जाएगा। बाहर आने के बाद जब वो होश में आता है तो वो देखता है उस फ्लावर मॉन्स्टर ने उसे पकड़ रखा है। वही गावीमारू को अपने क्लैन लीडर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था उसे हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद गावीमारू अपनी सबसे ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी से फायर को रिलीज करता है, जो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस फ्लावर मॉन्स्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर अचानक से वहाँ पर मैं आ जाती है, जो एक बैरियर को क्रिएट करके गावीमारू को वहाँ से बचाकर लेकर जाती है। अब वो फ्लावर मॉन्स्टर वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में यानी टेंशन वाले फॉर्म में आ गया था, मगर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मैंने उसे क्यों बचा लिया। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, अब सुबह हो गई थी, यहाँ पर सभी लोगों की नींद खुलती है तो यह देखते हैं गावीमारू वहाँ पर नहीं है, साथ ही में मैं भी वहाँ पर नहीं थी। अब वैसे तो यहाँ पर सागिर को गावीमारू की थोड़ी चिंता हो रही थी तो वो कहाँ गया, लेकिन इस चीज पर युजारिया कहती है शायद वो होराई नाम की जगह पर गया होगा। असल में होराई वही जगह थी जहाँ पर गावीमारू गया था और इसी जगह के बारे में उस ट्री मॉन्स्टर ने उन्हें बताया था। वैसे अब सागिर ने वहाँ से जाकर गावीमारू को ढूंढने वाली थी, लेकिन युजारिया और एग्जीक्यूटर कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो कि गावीमारू तो एक क्रिमिनल है, तो उसके बारे में फिक्र करके क्या मतलब। लेकिन सागिर को इसका कोई रीजन नहीं पता था, वो बस उसे ढूंढने जा रही थी। लेकिन फिर ये लोग भी उसके साथ जाते हैं। अब वो लोग जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं अभी सागिर थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि वो लोग टेंशन से लड़ने वाले हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें उनकी पावर का पूरा अंदाजा नहीं है। जो ट्री मॉन्स्टर था वो बता रहा था उन्हें हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि टेंशन 7 मिथिकल रेलम को पहले ही मास्टर किया होता है। जब हमें यहाँ पर थोड़ी बातें पता चलती है, ये जो ट्री मॉन्स्टर और टेंशन है वो पहले इंसान हुआ करते थे। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, उनकी जो बॉडी थी वो चेंज होने लगी, कुछ लोग ट्री मॉन्स्टर में बदल गए और कुछ टेंशन, सब लोग यही हो कर रहे थे कि उनके जो बचे हैं वो टेंशन बन जाए, क्योंकि ये चेंज तो सभी को होना था, लेकिन टेंशन बनने के बाद एक उम्मीद रहती है वो इंसान जैसे दिखते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उन सभी टेंशन को देखते हैं जो बेकर सभी इस बात पर डिस्कस कर रहे थे असल में वो लड़के हैं या लड़की, क्योंकि वो तो दोनों में ट्रांसफॉर्म हो सके हैं। पर फालतू की बातें खत्म होती है और वहाँ पर एक दूसरा टेंशन आता है। वो कहता है आपसे अब ये सब बातें छोड़कर ये सोचना चाहिए इस आइलैंड पर जो भी लोग आए हैं उनका करना क्या है, क्योंकि ये बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है जो वो लड़का है जिसकी लड़ाई मास्टर और तेंजो से हुई थी और उसने मास्टर और रोडगार्ड को वहाँ से जाने दिया, तो इस बात से एक दूसरा टेंशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसलिए वो उस पर हमला करके उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वो फिर से रीजनरेट कर सका था, पर यहाँ उसकी बॉडी उतनी तेजी से रीजनरेट नहीं हो रही थी। वैसे यहाँ पर जो अभी अभी वो टेंशन आया था, वो जिसने अभी हमला किया था उसे कहता है तुमने अपनी फैमिली मेंबर पर हमला नहीं करना चाहिए और तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने जिन लोगों को उस गड्ढे के अंदर डाला था तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, वो मरे नहीं थे। तुम्हें पूरी तरह से कंफर्म करना चाहिए उनकी डेथ हुई या नहीं। लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा चिंता न करते हुए कुछ कहते हैं असल में इस चीज का नाम टेन कहा जाता है और यही वो एलेक्सर ऑफ लाइफ है जिसके ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पीते ही वो टेंशन जिसके ऊपर अभी अभी हमला हुआ था, टेन पीने के बाद उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल जैसी हो जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गावीमारू और मैं को देते हैं जो दोनों बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन अब गावीमारू को होश आ गया था और इस समय वो उस फ्लावर मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अगर फिर से उसे मुकाबला होता है तो वो उसे एक तरह से हरा सकता है। लेकिन अचानक से अब वहाँ पर दो और आते हैं, ये लोग तामिया और फूची थे। यहाँ पर वो दोनों गावीमारू को देखकर कह रहे थे लगता है तुम्हारी किसी ने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। और यहाँ पर जो तामिया था वो अब गावीमारू पर हमला करने वाला था, क्योंकि वैसे भी वो अपना कंपटीशन कम करना चाहता है। अब वैसे वो गावीमारू लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से कहता है उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो इन लोगों के साथ टीम बनाना चाहता है। अब ये लोग हैरान थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था। फूची तामिया को आकर रोक देता है। अब गावीमारू यहाँ पर उन्हें सब बता देता है। यहाँ पर कुछ अजीब तरह के लोग हैं जिन्हें टेंशन कहा जाता है। अब तामिया और फूची टेंशन से तो मिले नहीं थे, इस वजह से उन्हें इस बात पर भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर अब जब वो एक टीम में है तो वो दोनों ये बात मानते हैं और फिर वो यहाँ पर पूछते हैं गावीमारू के पास अभी और क्या क्या जानकारी है। यहाँ पर गावीमारू के पास बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं थी, वो कुछ चीजें उन्हें बताता है, लेकिन अब इतने में मैं को होश आ गया था। अब ये लोग उसे पूछने लगते हैं क्या उसके पास कोई जानकारी है इस पर की टेंशन को कैसे हरा सकते हैं, जिस पर वो कहती है हाँ, और वो फिर बताती है एक आउट नाम की चीज है
अब उसे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो जो भी है उसकी मदद से उन्हें हराया जा सका है। अब इन्हें टाओ की जगह का पता नहीं था, पर इन्हें ये पता चल गया था कि इन्हें पहले टाओ को ढूंढना होगा इस एलिक्सर ऑफ लाइफ से पहले। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। सागिरी का ग्रुप आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था सच में अभी गाबीमारू जिंदा भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के ताकतवर मॉन्स्टर है। ये चीज वो पहले भी देख चुके थे, इसलिए कोई चांस नहीं है कि गाबीमारू सच में जिंदा होगा। मगर सागिरी को पूरा भरोसा था। वो कहती है नहीं, गाबीमारू नहीं मर सका और अपनी वाइफ से मिले बगैर तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर जो रियल मॉन्स्टर था वो उन्हें टाओ के बारे में बताता है। वो कहता है टाओ यहाँ की बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। यूं कह लो कि वो सबसे पावरफुल है और इसी से उस इंसान को भी हराया जा सकता है। वैसे अब हम यहाँ मास्टर और नूरगाई को देखते हैं। नूरगाई इस समय मास्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन मास्टर उसे रोक लेते हैं। असल में नूरगाई चाहती थी मास्टर शॉन उसे लड़ाई करना सिखाए और कुछ तलवारबाजी की तकनीक सिखाए, लेकिन मास्टर उस मना कर रहे थे। यह वो ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर वो उन्हें कुछ सिखा सके। पर फिर भी नूरगाई पूछने लगी है, आप तो देख भी नहीं सके, फिर आप मेरे हमलों को किस तरह से देख पा रहे हो? इस चीज पर मास्टर कहते हैं असल में इन्हें वेव दिखाई देती हो और इस चीज के लिए उन्हें बहुत ज्यादा शांत होना पड़ता है और साथ ही उनका जो गुस्सा है उन्हें उस पर भी थोड़ा काबू करना पड़ता है, तब वो इन वेव को देख पाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। इस पर नूरगाई कहती है उसे भी तलवार चलानी सीखनी है, जिससे वो तेंद्रा का बदला ले सके, क्योंकि वो उन दोनों को ही बचाते हुए मरा था। अब मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें सिखा तो नहीं सका, लेकिन मेरी लड़ाई की तकनीक को देखकर तुम जितना सीख सको उतना सीख लो। पहले तो वो उसे तलवार पकड़ने का सही तरीका समझाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ गए थे जिन्हें वो मारते जा रहे थे और नूरगाई ये सब देखकर उस तकनीक को सीखने की कोशिश कर रही थी। फिर वो भी कुछ मास्टर के ऊपर इस तकनीक का इस्तेमाल करती है और कुछ ही देर में लगभग उन तकनीक को सीखने लगती है। मास्टर ये देखकर इम्प्रेस थे। वो सोच रहे थे हाँ सच में इसके अंदर काबिलियत तो है। अब इसके बाद हम उन्हीं दोनों को देखते हैं जिनको एक इंसान ने एक गड्ढे के अंदर फेंक दिया था। अब हमें पता था वो वहाँ से तो निकल गए हैं, इसीलिए वो निकल कर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर जो पीले बालों वाला लड़का था उसका नाम आजा चोबाई था और उस लड़के का नाम टाउमा था। यहाँ पर चोबाई सोच रहा था इन लोगों को कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से रिजनरेट हो रही थी। लेकिन लड़ाई करते हुए चोबाई ने एक चीज नोटिस की, उन टेंशन की बॉडी कहीं पर बहुत ज्यादा ही कमजोर है, जिस वजह से उन्हें हराना एक हद पॉसिबल है बस। लेकिन यह तब तक था जब तक उनकी बॉडी फिर से रिजनरेट ना हो जाए। उनकी बॉडी कमजोर है, उससे बस फिर से रिजनरेट होने के लिए थोड़ा समय लगता था, मगर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का तरीका नहीं पता। अब कभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत अजीब था और हमें पता चलता है असल में यह टेंशन के लिए काम करता है और उन्होंने ही यहाँ पर इसे भेजा था। इन सभी इंसान जो अभी अभी यहाँ पर आए थे इन सभी पर नजर रखने के लिए। वो आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से इनसे कहता है आप दोनों वापस उसी गड्ढे में लौट जाइए और उन फूलों में बदल जाइए, लेकिन ये दोनों यह मानते नहीं। यह आदमी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है और वो सभी मॉन्स्टर उसकी बात मान रहे थे और इन दोनों पर हमला कर रहे थे। यह देखते हुए दोनों अपना काम को बांट लेते हैं। जहाँ चोबाई अभी इस आदमी से लड़ रहा था और उसका छोटा भाई उस दोनों मॉन्स्टर से लड़ रहा था, मगर वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये चोबाई की गर्दन पर हमला करता है, जिस वजह से उसकी गर्दन कट गई थी और बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। यह देखकर टाउमा हैरान हो जाता है। उसे लगता है चोबाई अब नहीं बचेगा, लेकिन अचानक से उसकी गर्दन पीड़ हो जाती है। इसके बाद से वो हमें भी हैरान हो जाता है और जब वो हमला करता है तो हम देखते हैं चोबाई की बॉडी भी बिल्कुल टेंशन की तरह रिजनरेट हो रही थी। इस चीज का कारण तो उन्हें नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चोबाई को चीज में मजा आ रहा था और वो सोच रहा था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सके। इसके बाद वहाँ अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है कि जाकर चोबाई के ऊपर हमला करो, क्योंकि टाउमा को हराना तो बहुत आसान है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे मॉन्स्टर पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि चोबाई के भाई ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर चोबाई तुरंत ही उस आदमी पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर टाउमा बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोचता है ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी बॉडी रिजनरेट कैसे हो रही है। यहाँ पर यह तो बिल्कुल उस आदमी के जैसा हो रहा है जिसने हमें उस गड्ढे में फेंका था। अब यहाँ पर चोबाई कुछ कहे इसके पहले सीन चेंज हो जाता है। अब हम फिर से गारीमारू और उसके गुरु के पास जाते हैं। यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं जो आते जा रहे थे, लेकिन ये भी उनसे उन्हें हराते जा रहे थे और हम देखते हैं
जो टामिया है उसने अभी मैं को अपने कंधों पर बिठा लिया था, जिससे कोई भी मॉन्स्टर उसे चोट ना पहुंचा पाए। अब लड़ाई कुछ देर तो ऐसी ही चल रही थी, फिर वहाँ पर भी एक आदमी आता है और हमें पता चलता है उन लोगों को दोषी कहा जाता है और वो इन मॉन्स्टर के लीडर होते हैं। बिल्कुल वही सेम आदमी जैसा था जिसकी लड़ाई अभी अभी वहाँ पर चौबाई से हुई थी, मगर यह दूसरा वाला था। उसके यहाँ पर आने के बाद रिवील होता है कि मैं असल में एक टेंशन है, लेकिन गालीमारू यहाँ पर फिर भी उससे बचा रहा था क्योंकि उसने गालीमारू की मदद की थी। लगभग सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अब ये लोग उस आदमी से भी लड़ने वाले थे, लेकिन फिर वो आदमी वहाँ पर दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी तितलियां भी आ गई थी, जिसके बाद तानिया बताता है असल में वही तितलियां हैं जिनकी वजह से लोग फूल में बदल रहे थे। यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है अभी तो कोई भी उनमें से फूल नहीं बना है। ये दोनों दोषी रिवील करते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजर गए हैं, इसलिए अभी इन्हें कोई नहीं हरा सका। असल में दोषी टेंशन से नीचे आते हैं और वो यह भी बताते हैं मैं असल में टेंशन है, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थी, जिस वजह से उन लोगों ने उसे मारकर बाहर भगा दिया और अब वो उसे अपनी टीम का मेंबर नहीं मानते। वो मैं को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन बस उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो टेंशन बन सकती है या फिर उसे दोषी की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग बड़ी बनना होगा। मतलब उसके पास थोड़ी पावर थी तो ये लोग उसका इस्तेमाल करते थे और इसी चीज पर गालीमारू को बहुत गुस्सा आ गया था। वह अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर सामने वो दोनों दोषी अपनी फुल पावर को यूज करके ट्रांसफॉर्म मोशन में हो जाते हैं। फिर जब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो बिल्कुल भी उन दोनों मॉन्स्टर को टच नहीं कर पा रहे थे। अगर टच कर भी पा रहे थे तो उन्हें कोई भी चोट नहीं लग रही थी। यह देखकर सभी लोग परेशान थे। तभी मैं गालीमारू को चुनती है उसे पावर के लिए और मैं गालीमारू को वो पावर दे देती है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि गालीमारू के पास इस तरह की पावर आएगी। लेकिन किस्मत से गालीमारू के पास टेंशन की तरह ही पावर आती है, जिसमें पूरी तरह से मास्टर करना तो गालीमारू के लिए तुरंत पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। पर फिर भी गालीमारू की स्पीड और उसकी ताकत पहले से बढ़ गई थी। ये देखकर मैं भी हैरान थी कि उसने इतनी जल्दी से इस पावर को इस्तेमाल करना कैसे सीख लिया। और इसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें हराने लगता है। उन्हें बस काम दिया गया था इन लोगों पर नजर रखना है और यह बताना है कि इनमें से उन टेंशन को कोई खतरा तो नहीं है। अब यहाँ से निकल कर वह यहाँ बात जाकर उन्हें बताना चाहते थे, लेकिन इतने में ही वो लोग मिलकर उन मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। गालीमारू कहता है भले ही उनके पास पावर आ गई है, लेकिन अभी तक उसने इस पावर को मास्टर नहीं किया है और जब तक वो उसे मास्टर नहीं कर लेता बाकी टेंशन के खिलाफ ये कुछ काम नहीं आएगी। अब इसके बाद हमें सागिरी को दिखाया जाता है जो कि अभी टेंशन टेम्पल में पहुंच चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद उनकी सबसे पहली मुलाकात होती है टेंशन से, जिसे वजह से ही पता चलता है कि इन सभी को यहाँ पर वो ट्री मॉन्स्टर लाया है। वो तुरंत ही हमला करके उस मॉन्स्टर का गला काट देता है। हमें पता चलता है ट्री मॉन्स्टर अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। वैसे यह देखते हुए यहाँ पर यूजारिया आगे बढ़ती है, लेकिन वो टेंशन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम इंसान हमें कभी नहीं हरा सके। वैसे टेंशन को पता था कि ये लोग यहाँ पर बस एलेक्सर ऑफ लाइफ लेने के लिए आए हैं, लेकिन फिर वो बताता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज है ही नहीं। असल में जो टेन है जिसे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ मानते हैं, वो कहता है वो तुम्हें इमोर्टल नहीं बना सकता। यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस तरह की पावर मिलती है, क्योंकि जो ट्री मॉन्स्टर है असल में वो टेन की वजह से ही ट्री मॉन्स्टर बने गए है और कौन टेंशन ट्री मॉन्स्टर बनेगा और वो टेंशन साथ ही साथ वहाँ अपनी पावर को वहाँ पर इंसानों जैसे मॉन्स्टर को क्रिएट करता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने यहाँ पर यूजारिया को पकड़ लिया था और वो टेंशन अभी आराम से बैठकर ये सब बात बता रहा था, लेकिन अब अभी अचानक से यूजारिया टेंशन पर हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय में वो टेंशन रिजनरेट हो जाता है, लेकिन इससे पहले यहाँ यूजारिया और बाकी सभी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सागिरी वहाँ पर रुक गई थी। उसके मन में यह चल रहा था कि अगर यह जो दाग है इसकी वजह से कोई टेंशन की जगह ट्री मॉन्स्टर या फिर किसी दूसरे मॉन्स्टर में भी बदल सकता है तो कहीं ऐसा तो नहीं गालीमारू ने भी गलती से उसे कह दिया हो, वो भी कोई ट्री मॉन्स्टर या फिर कोई दूसरा मॉन्स्टर बन गया हो। लेकिन यूजारिया उसके पास आती है और कहती है तुम्हें ये बात कंफर्म नहीं पता है और वैसे भी सबसे पहली चीज यह है हमें हमारी जान बचानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी हमारी जान नहीं बचा पाए तो हम ये कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि वो ट्री मॉन्स्टर बना है या टेंशन। पर अब टेंशन तो रिजनरेट हुआ था तो वो आगे
आगे बढ़कर हमला नहीं करना शुरू कर देता है, मगर यहाँ वो यूजारिया के तकनीक को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो देखा है यूजारिया के हमले बहुत ताकतवर है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से वो उसे ऑफर देता है उन्हें ज्वाइन होने का। यहाँ पर सागिरी और एग्जीक्यूटर है जो यूजारिया के साथ आया था, वो दोनों लड़ने को आगे बढ़ते। अभी पहले वो एग्जीक्यूटर हमला कर रहा था और उसका नाम सेंटा है। यहाँ यूजारिया एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और वो किसी तरह टेंशन को पकड़ लेती है, लेकिन टेंशन कहता है तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। अब वो और भी ज्यादा तेजी से हमला करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं सागिरी भी यहाँ पर हमला कर रही थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी और अब उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, पर फिर भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला टेंशन के ऊपर करती है। पर इस चीज से टेंशन को चोट लगी थी, लेकिन वो इससे भी रिजनरेट करते हुए कहता है तुम कितने भी हमले कर लो, लेकिन मैं नहीं थकूंगा और ना ही मेरी स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहाँ पर एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सागिरी जब वो हमला कर रही थी, उसके हमले से टेंशन की एक आंख को काट देती है, तो वो बहुत स्लो उसे ठीक कर पा रहा था, पर इसका कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था। पर उन्हें यह पता था कि टेंशन के पास जिस तरह की एनर्जी है वो कम हो रही है, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो एक तरह से पॉइजन एनर्जी थी, उससे ज्यादा पास जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी हमला करना ये रोके नहीं, लेकिन अचानक से टेंशन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ सागिरी को पकड़ लेता है। तभी यूजारिया सेंटा दोनों मदद करते हैं और उसे बचा भी लेते हैं, लेकिन टेंशन बहुत दूर से लड़ाई कर रहा था। इसके बाद वो रुका है और पहले तो वो अपने फॉर्म को बदल लेता है। अब वो एक लड़की में बदल गया था। अब वह हवा में आते हुए कुछ बॉम्ब्स को नीचे गिराता है जो कि उन्हें बहुत डैमेज करते हैं और सागिरी को लगने लगा था कि अब वह जीत नहीं पाएंगे। तभी यूजिहारा कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन भले ही बहुत पावरफुल है, उनकी बॉडी फिर से रिकवर कर सकती है और उसे मारना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन वो कोई गॉड नहीं है, इसका मतलब वो पक्का मर सकता है। अब वह एक टीम की तरह प्लान बनाकर काम करते हुए टेंशन को किसी तरह से तो एक जगह पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो उसे इस चीज में खतरा था क्योंकि टेंशन उसे खत्म भी कर सकता था, पर अब सागिरी की बारी थी। वो तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वो टेंशन यहाँ पर सागिरी और यूजारिया दोनों पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय सेंटा वहाँ आकर टेंशन को पकड़ लेता है और इसके बाद सागिरी अपना काम करती है और टेंशन पर हमला कर देती है। हमें यहाँ पर नोटिस करते हैं उसने उस टेंशन के पेट पर हमला किया था, जिसकी वजह से टेंशन यहाँ नीचे गिर गया था। ये लोग फाइनली थोड़ी शांति की सांस लेते हैं और इसके बाद यूजारिया सेंटा से पूछती है जब वो टेंशन पर हमला करने वाला था तो तुम अचानक से वहाँ पर आकर उसे क्यों पकड़ लिया, जबकि वो तुम्हें खत्म भी कर सका था। लेकिन सेंटा अपनी फीलिंग्स को रिवील करता है। वो भले ही एक एग्जीक्यूटर है, लेकिन वह कभी भी खुद से यह काम नहीं करना चाहता था। उसकी फैमिली ये सब चाहती थी, इसी वजह से उसे ये करना पड़ा और बचपन से इस चीज को सीखना पड़ा। वैसे अब वो पूरी तरह से इस चीज को सीख चुका है और समझ चुका है, इसीलिए अब यह उसका काम बन गया था और न चाहते हुए भी बदल नहीं सकता था। मतलब वो अंदर से तो पछता रहा था ये काम ना करे, पर उसकी जिम्मेदारी उसे रोक रही थी। लेकिन जब वो यूजारिया से मिला तब उसकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदल रही और सब वहाँ हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। इसके बाद हम गाबीमारू और उसके ग्रुप को देखते हैं जो अभी भी बहुत पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन फाइनली ये लड़ाई खत्म होती है और यहाँ पर गाबीमारू और उसकी टीम जीत जाती है। गाबीमारू यहाँ पर मैं का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अचानक उसे अजीब सा महसूस होता है और उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया था और फिर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम सागिरी और उसके ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अभी वो बात कर करके रुके ही थे, लेकिन अचानक से उस टेंशन की बॉडी से पावर निकलने लगते हैं। ये बिल्कुल दूसरे वाले टेंशन जैसा था। जितनी देर में वो लोग इस बात को समझ पाते हैं तभी अचानक वो टेंशन वहाँ पर हमला कर देता है। यह हमला उसने यूजारिया की तरफ किया था, लेकिन सेंटा वहाँ पर सामने आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। अब वो देखता है जो फ्लावर मॉन्स्टर है वो टेंशन से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और अब
जब वो हमला करने वाला था, इतने में मास्टर और नूरगाय वहाँ आ जाते हैं। वो यहाँ पर लड़ाई करना शुरू करते हैं और नूरगाय इस समय कह रहे थे सभी लोग यहाँ से चले जाओ। वैसे हम देखते हैं सेंटा की बॉडी पर फूल उग रहे थे और उसे इस चीज में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो लोग उन फ्लावर को निकालते हैं। सागिरी यहाँ पर ट्री मॉन्स्टर से पूछती है क्या इसका कोई हल है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, पर अब उन्होंने उस फ्लावर को निकाल दिया था। यहाँ पर मास्टर जितने भी हमले कर रहे थे उसके बाद अब उनकी बॉडी से भी फूल निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो खुद ही अपनी तलवार से उन फ्लावर को निकालते जा रहे थे। इसी चीज में वो पहले ही अपना बहुत सारा ब्लड खो चुके थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नहीं रुक सके थे। इधर हम देखते हैं सागिरी कहती है अगर हम तीनों यहाँ ज्वाइन कर ले, लेकिन यहाँ पर यूजारिया बताती है उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इस वजह से अब वो लड़ाई नहीं कर सकी। मगर नूरगाय दोनों को मोटिवेट करते हुए कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, मास्टर शियोन इस चीज पर बहुत देर से सोच रहे थे एक टेंशन को किस तरह से हराया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का पहले भी टेंशन से सामना हो चुका है। यहाँ पर सभी मिलकर अभी उनसे लड़ना शुरू किया था। सागिरी और नूरगाय इस चीज में मास्टर शियोन की मदद कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनकी मदद कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो फ्लावर मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो एक ही जगह पर रुककर इन तीनों को अकेले ही संभाल सका है, लेकिन मास्टर के अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी सिर्फ टेंजा को लेकर। इस वजह से उनके हमले को रोक नहीं रहे थे और अब उनकी बॉडी भी जवाब दे रही थी, लेकिन उनका जो गुस्सा था वो उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। और यहाँ पर वह कई सारे इसी तरह के ताकतवर हमले करके उस फ्लावर मॉन्स्टर को वहाँ पर नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पर सागिरी और नूरगाय दोनों ही आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर के हाथों को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो हाथ से तो हमला नहीं कर सकता था, लेकिन फ्लावर मॉन्स्टर अपने वाइन्स की मदद से हमला कर रहा था। मगर मास्टर शियोन उन सभी को रोक लेते हैं और अब उनके अंदर भी टाओ की पावर आ गई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे हमले इस पर कर चुके हैं। वैसे वो भी एक भी मॉन्स्टर बन सकते थे, ये उनका लक था, वो भी मॉन्स्टर नहीं बने। और हम जानते हैं कि सेंटा की बॉडी से वो फूड निकाल दिए गए, इस वजह से वो मरा नहीं था। लेकिन यहाँ पर मास्टर शियोन को भी कोई तरीका नहीं पता था जिससे वो उस टेंशन को रोक सके। तभी सेंटा वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है उस फ्लावर मॉन्स्टर के ओवल को काट दो। ओवल फ्लावर का होता है, जैसे ही मास्टर उस पार्ट को काट देते हैं उसके अंदर उन्हें उसी टेंशन के सारे सर देखते हैं। मास्टर कह रहे थे ये चीज तो उन्हें पहले बतानी चाहिए थी, अब तो तुरंत ही उन सभी सिर को काट देते हैं, जिसकी वजह से वो टेंशन मर जाता है। यहाँ पर वो टेंशन रोते हुए उनका शुक्रिया कर रहा था और कहता है आपने मेरे हजारों सालों का इंतजार पूरा कर दिया। इसके बाद अब वो एक फूल में बदल जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं सेंटा की हालत खराब थी और शायद वो अब उसे बचा भी नहीं सके थे, उन्हें इसका कोई उपाय भी नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर यूजारिया आगे बढ़ती है और सेंटा के पास जाकर बैठ गई थी। सेंटा की आंखों में आंसू थे, पर वो इस बात से खुश था कि अब जब वह मरने वाला है तब वो उस पर्सन के साथ बैठा है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। इस वजह से वो सुकून के साथ मर पाता है। और अब देखते ही देखते सुबह हो गई थी। यहाँ पर सागिरी यूजिहारा को थैंक यू कह रही थी और वह कह रही थी कि उसकी वजह से इन्हें मिलकर काम किया है और उनमें अच्छी दोस्ती हो गई है। और वो यह भी कह रही थी कि अब हम सभी को मिलकर काम करना होगा, साथ ही बाकी जो भी इस पर जिंदा है वो पूरी कोशिश करेंगे उन सभी को जिंदा बचा कर ले जाए। अब यहाँ वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ वो रुक सकते थे। वो एक घर की तरफ थी और यहाँ पर वो लोग मास्टर शियोन से पूछते हैं उन्हें टाओ के बारे में क्या पता है। इस पर मास्टर शियोन कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, पर इतना समझ लो जो टाओ है वो बहुत पावरफुल चीज है और अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बहुत बुरी साबित हो सकती है। तो वैसे यहाँ पर सागिरी बता रही थी जो गाबीमारू के क्लैन लीडर थे वो भी इस टाओ का इस्तेमाल करते थे और साथ ही साथ वो इमोर्टल की तरह थे, मगर वही आइलैंड से बाहर निकले। ये चीज उसे समझ नहीं आई, पर इस पर यूजारिया कहने लगी है ऐसा नहीं है, वो एक निंजा क्लैन के लीडर है, उन्हें इल्यूजन तकनीक आती होगी, तभी उन्होंने इस तरह के इल्यूजन क्रिएट किया जिससे
वो उससे ताकतवर बनकर वहाँ के लीडर बनकर सके। यहाँ पर गिरजाइयाँ कर रही थी कि ऐसा भी हो सकता है गाबीमारू की जो वाइफ है वो भी उनका एक इल्यूजन हो, लेकिन अब इस चीज पर सागिरी उसे मना कर देती है और कहती है अब बस ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो बाहर बैठी हुई थी और गाबीमारू और बाकी सभी लोग जिन्होंने यहाँ पर आइलैंड पर अपनी जान दी है उनके बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर मास्टर शिवान आते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ, तो सागिरी उन्हें सब बताती है। जिसके बाद मास्टर शिवान कहते हैं शायद तुम्हें गाबीमारू को तुम पसंद करती हो, लेकिन सागिरी कहती है ऐसा नहीं है। वो पहले समझ रही थी गाबीमारू एक बहुत बुरा क्रिमिनल है, लेकिन वो बुरा नहीं है, उसकी मजबूरी थी, उसे ऐसा सब कुछ करना पड़ा और एक क्रिमिनल बनना पड़ा, और लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। और अब यहाँ हम गाबीमारू को देखते, गाबीमारू को होश आ गया था और इस समय वो एक गुफा के अंदर था। बाकी सभी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए थे। वह उन सभी को बहुत अजीब तरह से देख रहा था। असल में गाबीमारू को अपनी सभी बातें याद नहीं है, उसे बस कुछ कुछ हल्की हल्की यादें याद आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बस सोच रहा था वो यहाँ से बाहर निकलकर जानकारी इकट्ठा कर सके और इस आइलैंड को छोड़ सके, और बाकी उसे कुछ भी याद नहीं था कि ये लोग कौन है। यहाँ पर मैं कह रही थी जो गाबीमारू को टाउन मिली है उसकी पावर बहुत ज्यादा अलग है। यह नॉर्मल जैसी नहीं लग रही है, उसकी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जो उसका सर है वहाँ पर एनर्जी है जो उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर इसका अगला सीजन आएगा तो हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए न्यू अपडेट के लिए।